Assalamu alaikum students. Today's lecture we will discuss the role of free radicals in nature and environment. Free radicals are important for some processes occurring in nature and environment. ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये अपने एडवर्स इफेक्ट्स भी शो करते हैं, यानी ये नुकसान भी देते हैं इन्वायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को एंड प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन को। हाँ, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एक फिनोमिनन है एनवायरनमेंट में, दैट इज कंबस्शन। ये नेचुरल भी हो सकती है और ये ह्यूमंस भी कंबस्शन प्रोसेस जो है वो करवाते हैं। तो कंबस्शन प्रोसेस में ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है और इसके लिए जो हमारा कंबस्शन मटेरियल के अलावा जो चीज़ हमें चाहिए होती है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन डायरेडिकल्स की फॉर्म में पाई जाती है, यानी O2 में, जैसे पहले भी जिक्र हुआ था कि O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें, उसके अकॉर्डिंग उसको देखें तो इसलिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसे डायरेडिकल कहते हैं। और डायरेडिकल जो है ये एक्साइट हमें करवाना पड़ता है फ्रॉम स्टेबल ट्रिपलेट टू रिएक्टिव सिंगुलर स्टेट, यानी कंबस्शन प्रोसेस के लिए जो O2 चाहिए होती है उसको स्टेबल ट्रिपलेट स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना होता है सिंगुलर स्टेट में जैसे। और इस प्रोसेस के लिए हमें हीट आमतौर पर रिक्वायर्ड होती है, इसलिए कंबस्शन स्टार्ट करने के लिए अमूमन शुरू में एक बार स्पार्क जो है वो देना पड़ता है। तो हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। और एट रूम टेम्परेचर पे भी हम कैटलिस्ट अगर हम एक कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं हैवी एटम जैसे लेड या पलाडियम या प्लाटिनम या निकल वगैरह, तो फिर रूम टेम्परेचर पे भी कंबस्शन हो सकती है, यानी फिर रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन की ट्रिपलेट स्टेट सिंगुलर स्टेट में चेंज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। फिर हमें हीट देने की जरूरत नहीं होती और कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंबस्शन लेते हैं हाइड्रोकार्बन की, ये कैसे स्टार्ट होती है और कैसे प्रोपेगेट होती है और कैसे टर्मिनेशन इसकी होती है। तो व्हेन हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीजन रेडिकल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, कंबस्शन प्रोसेस में ऑक्सीजन रेडिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। ये बात हमने यहाँ की कि ट्रिपलेट को सिंगुलर स्टेट में चेंज करना पड़ता है, फिर O2 सिंगुलर स्टेट में रिएक्टिव होती है और ये हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। तो इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमारे पास ये पर ऑक्सी हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल ये मौजूद होगा और HOO फ्री रेडिकल ये आगे रिएक्ट करते हैं, ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी ये फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीजन के वाटर के साथ हवा में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करके ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स आगे ब्रेक डाउन होके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में और OH फ्री रेडिकल्स में चेंज होते हैं। ये दोनों रिएक्शंस प्रोपगेशन रिएक्शंस में है। सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रिपलेट स्टेट से सिंगुलर स्टेट में चेंज होगी और फिर ये ऑक्सीजन चेंज होगी HOO फ्री रेडिकल में, यानी वाटर जो मॉइस्चर मौजूद है उससे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके इस हालत में चेंज होगी। फिर ये आगे हाइड्रोकार्बन से यानी किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल जिसको आप जलाना चाहते हैं उससे रिएक्शन करके ऑर्गेनिक परऑक्साइड में चेंज होगा। ये परऑक्साइड आगे प्रोपेगेशन करते रहेंगे, मजीद आगे फ्री रेडिकल्स बनाते रहेंगे और ये ब्रेक होंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे कंपाउंड्स बनेंगे, साथ में ये फ्री रेडिकल भी बनेंगे OH फ्री रेडिकल। फिर जब रिएक्शन एंड होना होता है यानी कंबस्शन में खत्म होना होता है तो क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन हमारे कंज्यूम हो जाते हैं, यानी जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है जिसको आग लगी होती है वो कंज्यूम जब होता है तो फिर टर्मिनेशन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और आखिरकार क्या होता है कि जो शोला है कंबस्शन का फ्लेम वो डाई आउट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। एटमॉस्फेयर में फ्री रेडिकल्स की एक तो यही एग्जांपल ऑक्सीजन की है, यहाँ हम कंबस्शन रेफरेंस में नहीं ले रहे इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, बल्कि हम इसको कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। जी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटो
डिसोसिएशन ऑफ NO2। ये हमारे जो लोअर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर NO2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ब्रेक डाउन हो जाता है NO एंड O में, और NO प्लेज अ की रोल इन स्मोक फॉर्मेशन। यानी इन तमाम पॉइंट्स की आप एक ही हेडिंग दे सकते हैं, स्मोक फॉर्मेशन। उसके अलावा स्मोक फॉर्मेशन में दूसरा रोल है O3 का, ओजोन का, जो लोअर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन नहीं, लोअर एटमॉस्फेयर वाली ओजोन, इसकी भी फोटो डिसोसिएशन यानी सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी डिसोसिएट होता है O एटम में और ऑक्सीजन में। ठीक है जी, ये दोनों रिएक्शंस स्मोक फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके बाद आगे कुछ रिएक्शंस और रिटर्न रिएक्शंस हैं, यानी जो रिटर्न रिएक्शन से मुराद है कि ओजोन और NO2 दोबारा से भी जनरेट हो सकते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे यहाँ पर जो हमारी NO2 है, अगर वो एटमॉस्फेयर में मौजूद है काफी ज्यादा मिकदार में NO2 के मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्शन भी दे रहे होते हैं और ये रिएक्शन भी दे रहे होते हैं कि NO2 O2 से मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में NO प्लस O3 देती है। यहाँ पे देखें आप, ओजोन बन भी रही है, फिर NO ओजोन से रिएक्शन करके NO2 प्लस O2 अगेन भी प्रोड्यूस कर रही होती है। तो इस तरह के रिएक्शन स्मोक में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन की ज्यादा वर्डिंग में डिटेल नहीं दी, ये केमिकल इक्वेशंस ही इनफ है ओजोन डिप्लेशन के लिए। जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वहां पर पहुंचते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज में खास तौर पे ये रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल होते थे। अब तो इनका जो यूज है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, लेकिन पहले ये यूज होते थे। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाते थे तो वहां सनलाइट की प्रेजेंस में इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जनरेट होते थे फ्री रेडिकल्स, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल। ये ओजोन से रिएक्शन करके ClO और O2 यानी ओजोन लेयर की डिप्लेशन, उसकी कमी का बायस बनते थे। तो ओजोन वैसे भी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होती है, ये नेचुरल ओजोन की ब्रेकडाउन है O3, ये अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करती है और O2 में चेंज होती है। तो फिर यही O ClO से रिएक्शन करके अगेन O2 बना के और फिर Cl फ्री रेडिकल जनरेट कर देगी। ये Cl फ्री रेडिकल दोबारा फिर किसी ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके उसको O2 में चेंज करता है। इस तरह Cl फ्री रेडिकल जो है ये ओजोन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में चेंज करता रहता है और ओजोन की लेयर में डिप्लेशन, उसमें कमी का बायस। बायोलॉजी में रेडिकल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें से कुछ रोल्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेनी ऑफ दीज आर नेसेसरी फॉर लाइफ। फॉर एग्जांपल इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को सेल के अंदर लाके तो वहां पर उनको मार देना। इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल ऐसे सेल्स हैं जो बैक्टीरिया को इन्वेल्व करके अपने अंदर ले जाके और फिर इनको किल कर देते हैं। ये नेचुरली जो है वो लिविंग थिंग्स में ये सिस्टम होता है। उसके अलावा रेडिकल्स आर इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग प्रोसेसेस नोन एज रिडॉक्स सिग्नलिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे पॉइंट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिकल अटैक ऑन लिनोलिक एसिड, ये प्रोड्यूस करता है अ सीरीज ऑफ 13 या 9 आइसोमर है हाइड्रोक्सी, ये इकट्ठा ही है, हाइड्रोक्सी ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी ऑक्टा डेका डाइइनोइक एसिड। यानी इसमें 18 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड भी होंगे, 2 डाइईन, और ओइक एसिड से हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा। ठीक है, और हाइड्रोक्सी की पोजीशन 13 और 19 दोनों हो सकती हैं, दोनों आइसोमर्स होते हैं। लिनोलिक एसिड के ऊपर अगर रेडिकल्स अटैक करते हैं तो ये एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एसिड्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट लोकलाइज्ड टिश्यू इन्फ्लेमेटरी। अगर कहीं टिश्यू इन्फ्लेम हुई है, टिश्यू में कहीं सोजन है या इन्फेक्शन हुआ है तो उसको ये रेगुलेट करते हैं, हीलिंग रिस्पॉन्स को रेगुलेट करते हैं और पेन के एहसास को ये रेगुलेट करते हैं। एक बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट है जो मुख्तलिफ बायोलॉजी के मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इंटरमीडिएट के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है डीऑक्सी एडिनोसाइल। तो ये एक फ्री रेडिकल है, आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ CH2 पे फ्री रेडिकल मौजूद है।
लिग्निन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लांट मैटर का तकरीबन 30% लिग्निन होता है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। रेडिकल्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिजीज, ये नेगेटिव रोल है रेडिकल्स का। पार्किंसन डिजीज, सेनाइल एंड ड्रग इंड्यूस्ड डीफनेसिन, बहरापन, शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर डिजीज और आयरन स्टोरेज डिजीज जिसका नाम है हेमाक्रोमेटोसिस, इसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग, ये एक ऐसी थ्योरी है जो प्रपोज करती है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद फ्री रेडिकल्स या स्किन में मौजूद फ्री रेडिकल्स एक्चुअली स्किन की एजिंग का, यानी स्किन के बूढ़ेपन का, स्किन के लूज होने का रीजन जो है वो बनते हैं। इसके अलावा काफी टॉक्सिकेंट्स जो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, कॉपर, लेड, क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोजन वगैरह। ये टॉक्सिकेंट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ऐसे फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं, यानी डीएनए को, प्रोटीन को और लिपिड्स को। फॉर एग्जांपल टॉक्सिकेंट O2 और NO की मौजूदगी में इस टॉक्सिकेंट ने इन दोनों को चेंज कर दिया OON OH फ्री रेडिकल में। इससे आगे कई फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे OH फ्री रेडिकल हो सकता है या OON OH डायरेक्ट भी ये डीएनए पे अटैक कर सकता है। तो इससे डीएनए की ऑक्सीडेशन होगी या डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक होगा या डीएनए में क्रॉस लिंक्स यानी नए बॉन्ड्स जो हैं वो डीएनए में पैदा हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये फ्री रेडिकल्स लिपिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो लिपिड परऑक्साइड्स बना देते हैं। इस प्रोसेस को लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स प्रोटीन्स एंड प्रोटीन के साथ जो SH का बॉन्ड है यहाँ पर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी SH बॉन्ड इस तरह टूटता है कि ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन S पर और एक इलेक्ट्रॉन H लेके इन फ्री रेडिकल्स के साथ चला जाता है। तो ये इस तरह प्रोटीन S फ्री रेडिकल बनता है। ये प्रोटीन S फ्री रेडिकल इसकी डायमराइजेशन हो जाती है। डायमराइजेशन से मुराद है कि एक प्रोटीन S फ्री रेडिकल दूसरे प्रोटीन S फ्री रेडिकल के साथ बॉन्डिंग बना प्रोटीन S प्रोटीन ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को कहते हैं कि इससे हमारी जो प्रोटीन है उसकी इनएक्टिवेशन हो जाती है।